नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 22 फरवरी 2023 की शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर। इससे पहले हम 21 फरवरी की दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं। और इनका PDF टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाता है, तो टेलीग्राम से आप इनका PDF डाउनलोड करके आप बाद में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्रोथ इज डिफाइंड एज, ग्रोथ को यानी वृद्धि को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रिवर्सिबल क्वालिटेटिव चेंज इन अवर बॉडी, शरीर में व्युत्क्रमणीय गुणात्मक परिवर्तन के रूप में। इरिवर्सिबल क्वांटिटेटिव चेंज इन अवर बॉडी, शरीर में अव्युत्क्रमणीय मात्रात्मक परिवर्तन के रूप में। रिवर्सिबल क्वांटिटेटिव चेंज इन अवर बॉडी, शरीर में व्युत्क्रमणीय मात्रात्मक परिवर्तन के रूप में। इरिवर्सिबल क्वांटिटेटिव चेंज इन द बॉडी, शरीर में अव्युत्क्रमणीय गुणात्मक परिवर्तन के रूप में। तो जो भी आपकी ग्रोथ होती है और जो डेवलपमेंट होता है, पहली बात तो ये दोनों ही हमारे इरिवर्सिबल होते हैं, इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। और दूसरा जो हमारी ग्रोथ होती है, ग्रोथ हमेशा आपकी क्वांटिटेटिव होगी। डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है, ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, रिवर्सिबल क्वांटिटेटिव चेंज इन अवर बॉडी, शरीर में अव्युत्क्रमणीय मात्रात्मक परिवर्तन में के रूप में हम ग्रोथ को परिभाषित कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस, अनुवांशिकता और पर्यावरण से प्रभावित होता है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आपका किससे प्रभावित होगा, इससे क्या प्रभावित होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी कि विकास, वृद्धि और विकास। सोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार। इमोशंस यानी संवेग। होम एनवायरनमेंट यानी घर का माहौल। तो अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से ही हमारी वृद्धि और विकास प्रभावित होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। जो आपका विकास है वह प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज इसेंशियल फॉर चाइल्ड्स डेवलपमेंट, बालक के विकास के लिए निम्नांकित में से क्या अनिवार्य कारक है। मोरल डायमेंशंस, नैतिक आयाम, मेंटल ग्रोथ, मानसिक विकास, सोशियो इमोशनल डायमेंशंस, सामाजिक सांवेगिक आयाम, फिजिकल ग्रोथ, शारीरिक विकास। ये क्वेश्चन KVGS की 21 फरवरी वाला जो पेपर हुआ था उसमें भी आया हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। सोशियो इमोशनल डायमेंशंस एक बहुत ही अनिवार्य कारक है बच्चे के विकास का। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग, निम्नलिखित में से क्या संज्ञानात्मक अधिगम का उदाहरण है। डांसिंग, फीडिंग, साइकिलिंग या थिंकिंग। नृत्य, भोजन, साइकिल या चिंतन करना। तो संज्ञानात्मक अधिगम यानी कॉग्निटिव, कॉग्निटिव आपके दिमाग से जुड़ा हुआ होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जो थिंकिंग है वो आपकी कॉग्निटिव लर्निंग का एक उदाहरण हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलपमेंट डिसेबिलिटी, निम्नांकित में से क्या विकासात्मक निःशक्तता है। एंजाइटी यानी दुश्चिंता, ऑटिज्म यानी ऑटिज्म ही है, लेप्रेसी यानी कुष्ठ रोग, लो विजन यानी कि अल्पदृष्टि। इसमें से कौन सी आपकी डेवलपमेंट डिसेबिलिटी है। देखिए डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज जो होती हैं वो विकास में बाधा का कारण बनती हैं। इसमें आपके और एग्जाम्पल आ जाते हैं, जैसे एक तो ASD आ जाता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्या है ये, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। फिर एक आपका जैसे सेरिब्रल पॉलिसी जो है ये इसके अंदर आ जाएगा। डाउन सिंड्रोम यह भी डेवलपमेंट डिसेबिलिटी का उदाहरण है। एक होता है आपने पढ़ा होगा फीटल एल्कोहल सिंड्रोम जो होता है, और एक आपने सुना ही होगा ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये डेवलपमेंट डिसेबिलिटी है। राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, जो ऑटिज्म है वह एक विकासात्मक निःशक्तता का प्रकार है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। हाउ टू इनकलकेट मोरल वैल्यूज एमोंग स्टूडेंट, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे किया जा सकता है। सेपरेट मोरल टीचिंग पीरियड्स, नैतिक शिक्षा की अलग से कक्षाओं का आयोजन से, थ्रो को करिकुलर एक्टिविटीज, पाठ्य सहगामी कार्यकलाप के माध्यम से। द टीचर शुड सेट सेल्फ एग्जाम्पल एज रोल मॉडल टू इन्फ्लुएंस द चिल्ड्रन।
अध्यापक को बच्चों को प्रभावित करने के लिए स्वयं को आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए थ्रू पंचतंत्र स्टोरीज, पंचतंत्र की कहानियां सुनाकर। तो विद्यार्थी के अंदर नैतिक मूल्य का विकास किया जा सकता है। अध्यापकों को बच्चों को प्रभावित करने के लिए स्वयं को आदर्श व्यक्ति के रूप में बच्चों के सामने रखना चाहिए। द टीचर शुड सेट सेल्फ एग्जाम्पल, खुद के एग्जाम्पल देना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए टीचर उनका रोल मॉडल होता है। टीचर के अनुसार ही बच्चे काम करते हैं, कई तो बच्चे टीचर को अपना आइडल भी मान लेते हैं। तो टीचर को खुद का एग्जाम्पल देकर उनके अंदर मॉरलिटी को डेवलप करना चाहिए। बाकी सारी ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड ज़्यादा सही है, इसलिए थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, स्ट्रगल विथ आइडेंटिटी इज फीचर ऑफ, अस्मिता से संघर्ष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है? एडोलेसेंट यानी किशोरावस्था की, अडल्ट वयस्क की, चिल्ड्रन बालक, टीचर्स या अध्यापक। देखिए ये एक स्टेज है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन कहाँ आता है? जब हम एरिक्सन की थ्योरी पढ़ते हैं। तो एरिक्सन की थ्योरी में जो एडोलेसेंट वाली स्टेज है जो चलती है 12 से 20 वर्ष तक, ठीक है, इस स्टेज में आता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। अगर बच्चा इस स्टेज में डिसाइड कर लेता है या उसको पता चल जाता है कि मुझे क्या बनना है, मेरी क्या आइडेंटिटी है, मुझे लाइफ में क्या करना है, तो वह इस स्टेज को पार कर जाता है। नहीं तो वह हमेशा कंफ्यूज रहेगा। कंफ्यूज ऐसा कि उसे पता ही नहीं रहेगा कि मुझे क्या करना है या मेरी क्या एक्सपर्टीज है, मेरी दक्षताएं क्या हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5। यह विशेषता जो है वो किशोरावस्था से संबंधित है। आगे है क्वेश्चन नंबर 48, इफ वी डोंट चैनलाइज द पॉजिटिव एनर्जी ऑफ दिस ग्रुप इट मे प्रूव डेट्रीमेंटल टू सोसाइटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन दिस ग्रुप। यदि हम इस समूह के व्यक्तियों की सकारात्मक ऊर्जा का सही दिशा में दोहन नहीं करते हैं तो यह समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। यह समूह में निम्नांकित में से कौन है? कौन सा एक ग्रुप है जिसकी पॉजिटिव एनर्जी को अगर आप चैनलाइज नहीं करोगे तो ये खतरनाक हो सकते हैं? तो ये भी आपकी एडोलेसेंट ही होते हैं। एडोलेसेंस में एनर्जी भरपूर मात्रा में होती है और कई किसी भी दिशा में जा रही होती है। अगर इसको सही से चैनलाइज नहीं किया जाए तो ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इसी तरह के बच्चे बाद में फिर अपराध की ओर चले जाते हैं। द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्ट इज नीड ऑफ द आर इन केस ऑफ, निम्नांकित में से किन के लिए व्यावसायिक विशेषज्ञों की नियुक्ति समय की मांग है? व्यावसायिक विशेषज्ञों की नियुक्ति समय की मांग जो है वो है प्रेजेंट डे यूथ इन स्कूल टीचर, पेरेंट्स या स्कूल टीचर। आज के यूथ के लिए, वर्तमान कालिक स्कूल के युवक के लिए व्यावसायिक विशेषज्ञों की नियुक्ति की मांग है, क्योंकि यह इनकी मेंटल हेल्थ को अच्छे से समझ सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, द कॉग्निटिव बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन कुड बी रिफ्लेक्ट एज, बालक के संज्ञानात्मक व्यवहार व्यक्त हो सकता है किस प्रकार से? लेटरल थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग या क्रिएटिव थिंकिंग में? पार्श्विक चिंतन, संलयनकारी चिंतन, वैविध्य चिंतन या सृजनात्मक चिंतन? हमें पता कैसे चलेगा कि बच्चे का जो है वो कॉग्निटिव बिहेवियर है या कॉग्निटिव बिहेवियर उसका निकल के आ रहा है? कैसे रिफ्लेक्ट होगा? तो ये रिफ्लेक्ट होगा क्रिएटिव थिंकिंग से। सृजनात्मक चिंतन के रूप में हमें दिख जाएगा कि हाँ इस बच्चे के अंदर कॉग्निटिव बिहेवियर है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 51, आज की क्लास के 11 क्वेश्चन। इन प्रेजेंट डे कंडीशन इन क्लासरूम व्हाट कुड बी मेजर चैलेंजेस फॉर अ टीचर, वर्तमान समय की कक्षी दशा को देखते हुए अध्यापक के लिए बड़ी चुनौती क्या हो सकती है? फर्स्ट ऑप्शन है टू अचीव एकेडमिक एक्सीलेंस, शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रदान करना, टू मेक चिल्ड्रन प्ले ऑन प्लेग्राउंड, बालकों को खेल के मैदान में खेलने के लिए प्रेरित करना, टू सस्टेन द इंटरेस्ट एंड अटेंशन टू द स्टूडेंट, विद्यार्थियों की रुचि और उनके ध्यान को निरंतर बनाए रखना, टू कीप चिल्ड्रन अवे फ्रॉम सेल फोन, बालकों को मोबाइल फोन से दूर रखना। आज के समय में जो टीचर के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे बच्चों के अंदर जो इंटरेस्ट है और जो अटेंशन है उसको बनाए नहीं रख पा रहा। बच्चों का इंटरेस्ट कई चीज़ों में होता है, टीचर उस इंटरेस्ट को नहीं समझ पाते हैं, क्लास में उनका ध्यान नहीं रह पाता है, बच्चों का ध्यान इधर उधर भागता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सस्टेन नहीं हो पा रही हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट इज जुवेनाइल डेलिक्वेंसी? जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या है? किशोर अपराध क्या है? एबनॉर्मल बिहेवियर, असामान्य व्यवहार, डिस्प्ले द एंटी सोशल बिहेवियर विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, समाज विरोधी व्यवहार का प्रदर्शन जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, मूड स्विंगिंग बिहेवियर, मनोदशा में परिवर्तन संबंधी व्यवहार, एग्रेसिव बिहेवियर, आक्रामक व्यवहार। तो आज के टाइम पे जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है वो क्या है? वो है डिस्प्ले ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर विच कैन नॉट बी कंट्रोल। एक ऐसा समाज विरोधी व्यवहार चल रहा है जिसे नियंत्रित नहीं कर सकते। जो युवा हैं, युवाओं के अंदर ये चीज़ें बहुत तेज़ी से आती है, क्योंकि किशोर अवस्था में वही बात हुई ना, किशोर अवस्था में जो पॉजिटिव एनर्जी है अगर उसको चैनलाइज नहीं किया वो ही फिर किशोर अपराध का कारण बनती है। इसलिए किशोर अवस्था में इन सब चीज़ों को देखने की काफ़ी ज़रूरत है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। होम इज सोशलाइजिंग एजेंट, गृह सामाजिकरण का अभिकर्म कौन सा है? तो जो घर होता है, होम होता है, आपके जो पड़ोसी होते हैं और आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, ये प्राइमरी एजेंट होते हैं। तो घर किसके अंदर आएगा? प्राइमरी एजेंसी के अंदर आएगा, प्राथमिक अभिकर्मक है। क्वेश्चन नंबर 54। द स्कूल लीडर मस्ट इनकरेज, स्कूल के नेता को निम्नांकित में से किसी अनिवार्यता बढ़ावा देना चाहिए? स्टूडेंट टू वॉइस देयर फीलिंग, विद्यार्थियों को अपनी भावना व्यक्त करने को, टीचर टू एक्सपेरिमेंट, अध्यापकों को प्रयोग करने के लिए, पेरेंट्स टू विजिट स्कूल फ्रिक्वेंटली, माता पिता को आवृत्तिक रूप से स्कूल का दौरा करने को, एनजीओ टू रेंडर सजेशन, गैर सरकारी संगठन एनजीओ द्वारा सुझाव दिए जाने को। देखिए, स्कूल के नेता को इनमें से किसको अनिवार्यता, यानी कि ये काम तो करना ही होगा, बाकी करो या मत करो, तो कौन सा काम करेगा? जो लीडर रहेगा वो बच्चों को उनकी भावना को व्यक्त करने के मौके देगा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कम्युनिटी एक्टिविटी, निम्नलिखित में से क्या सामुदायिक कार्यकलाप हो सकता है? पिकनिक, विलेज सर्वे, स्टूडेंट टूर, गोइंग टू मूवी। पिकनिक, ग्राम सर्वेक्षण, अध्यापन दौरा या सिनेमा देखने जाना। तो विलेज सर्वे जो है वह एक कम्युनिटी एक्टिविटी हो सकती है। इसके अलावा जो आपका स्काउट गाइड है, एनसीसी है, ये भी आपकी कम्युनिटी एक्टिविटी के अंदर आता है। रेड क्रॉस है, ये भी कम्युनिटी एक्टिविटी के अंदर आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइम टेबल, समय सारणी का क्या प्रयोजन है? फर्स्ट ऑप्शन, टू कैलकुलेट द स्टूडेंट्स इन टाइम, समय पर विद्यार्थियों की गणना। टू प्रोवाइड लेजियर टाइम टू स्टूडेंट, विद्यार्थियों को अवकाश का समय देना। टू प्रोवाइड स्कोप फॉर ट्रेनिंग, प्रशिक्षण की गुंजाइश रखना। टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, समय और ऊर्जा के अपव्यय का अवरोधन करना। बताइए, टाइम टेबल का निम्नलिखित में से क्या पर्पस हो सकता है? टाइम टेबल का मेन पर्पस यही होता है कि जो टाइम और एनर्जी वेस्ट हो रहा है उसको रोकना। टाइम बन जाएगा तो किस समय क्या करना, ये सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी, तो टाइम और एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फीडबैक इन स्कूल सिस्टम, स्कूल सिस्टम में फीडबैक का क्या पर्पस है? स्कूल व्यवस्था प्रणाली में फीडबैक का क्या प्रायोजन है? फर्स्ट ऑप्शन है, टू असेस द फंक्शन ऑफ स्कूल, स्कूल के कार्यक्रम का मूल्यांकन। टू इंट्रोस्पेक्ट एंड इम्प्रूव, आत्मनिरीक्षण और सुधार। टू मेजर द लर्निंग लेवल्स, अधिगम स्तरों का मापन। टू गेट ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार से अनुदान प्राप्त करना। फीडबैक किस लिए दिया जाता है? फीडबैक कुछ मेजर करने के लिए नहीं दिया जाता, फीडबैक किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए दिया जाता है। कमियों का या जो खामियां होती हैं, कमियों का पता लगाने के लिए फीडबैक दिया जाता है या फीडबैक लिया जाता है। तो फिर राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, आत्मनिरीक्षण और सुधार के लिए फीडबैक आपका लिया जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। व्हाई स्कूल इंसेप्शन इज कैरिड आउट, स्कूल निरीक्षण निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है, टू फाइंड फॉल्ट विद स्टूडेंट्स, टू फाइंड फॉल्ट्स विद प्रिंसिपल, प्राचार्य में दोष ढूंढने के लिए। टू ग्रांट फंड्स, निधियां देने के लिए। टू नो द पोटेंशियल ऑफ स्कूल फंक्शन, विद्यालय के कार्यक्रम की क्षमता जानने के लिए।
इट इज एन एडमिनिस्ट्रेशनल रिक्वायरमेंट, यह एक प्रशासनिक अनिवार्यता है। स्कूल का निरीक्षण किस लिए क्या किया जाएगा? स्कूल का निरीक्षण किया जाएगा टू नो द पोटेंशियल ऑफ स्कूल फंक्शन, विद्यालय के कार्यकरण की क्षमता को जानने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। स्कूल एनुअल प्लान प्लेस द फॉलोइंग रोल, विद्यालय की वार्षिक योजना का कार्य है। स्टाफ कैन बी गाइडेड, इससे कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया जा सकता है। सिलेबस कैन बी प्रॉपरली कवर्ड, पाठ्यक्रम को विधिवत पूरा किया जा सकता है। इजी टू सुपरवाइज, पर्यवेक्षण करना आसान है। ऑल स्कूल एक्टिविटीज कैन बी कंडक्टेड इन एन ऑर्डरली फैशन, इससे स्कूल की सभी गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित की जा सकती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपने एक एनुअल प्लान बना लिया कि किस मंथ में या किस समय आपको स्कूल में क्या करना है, तो सारी एक्टिविटीज बिल्कुल सही तरीके से ऑर्डरली चलेंगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लेसन प्लान, निम्नलिखित में से क्या पाठ्य योजना की मुख्य विशेषता है? फर्स्ट ऑप्शन, वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, जो परिभाषित अनुदेशात्मक उद्देश्य होते हैं। नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स प्रिस्क्राइब्ड, विहित पाठ्य पुस्तकों की संख्या होती है। पीरियड्स ऑफ द एलोटेड, आवंटित की जाने वाली कक्षाओं की कालखंडवार विभक्ति। रेमेडियल टीचिंग डिटेल्स, उपचारात्मक अध्यापन विवरण। पाठ्य योजना में एक तो लर्निंग आउटकम्स होते हैं और एक अनुदेशात्मक उद्देश्य होते हैं, यानी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्कूल इज अ पावरफुल, स्कूल एक शक्तिशाली है, क्या है? प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी, प्राथमिक सामाजिकरण एजेंसी, सेंटर फॉर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना संप्रेषण का केंद्र, पावरफुल सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी, द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी है, या इंस्ट्रूमेंट टू लर्निंग, अधिगम का साधन है। तो स्कूल एक पावरफुल सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, रीजनिंग इज एसोसिएटेड विथ, तर्क बुद्धि निम्नांकित में से किससे साहचर्यित है? कॉग्निटिविज्म से, बिहेवियरिज्म, रियलिज्म या नेचुरलिज्म। तर्क है, चिंतन है, तर्क चिंतन, ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर आती हैं? ये हमारे कॉग्निटिविज्म के अंदर आती हैं, संज्ञानवाद के अंतर्गत आती हैं। 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बिहेवियरिज्म रेफर्स टू, बिहेवियरिज्म का तात्पर्य निम्नांकित में से किससे है? बिहेवियरिज्म का तात्पर्य होता है एनवायरनमेंट से, पर्यावरण से। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 64, द स्टूडेंट विल बी हाईली मोटिवेटेड थ्रू, विद्यार्थी निम्नांकित में से किस माध्यम से बहुत अधिक अभिप्रेरित होंगे? एक्सपेरिमेंट मेथड, प्रयोग विधि से, प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि, मॉडर्न आईसीटी टूल्स इन क्लासरूम, कक्षा में उपलब्ध आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपकरण से, लेक्चर कम डेमो टेक्निक, व्याख्यान से, प्रदर्शन तकनीक से। बच्चे जो सबसे ज़्यादा मोटिवेट होंगे पढ़ने के लिए वो होंगे मॉडर्न आईसीटी टूल्स से, क्योंकि मॉडर्न आईसीटी टूल्स इस प्रकार से बने हैं जो इंटरेस्टेड भी होते हैं, बच्चों का इंटरेस्ट भी जमता है और ये बच्चे की अटेंशन को सीख करके रखते हैं, अटेंशन को खींच कर रखते हैं, तो बच्चे इससे मोटिवेट होंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 65, विच व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स फोरम इन स्कूल एजुकेशन, स्कूली शिक्षा में माता पिता मंच की क्या भूमिका है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, टू एक्सटेंड सपोर्ट एंड गिव कंस्ट्रक्टिव सजेशन टू स्कूल, सहायता प्रदान करना और विद्यालय को रचनात्मक सुझाव देना। टू ऑर्गेनाइज कम्युनिटी प्रोग्राम इन स्कूल, विद्यालय में सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करना। टू ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट आयोजित करना। टू ऑर्गेनाइज श्रमदान इन स्कूल, विद्यालय में श्रमदान का आयोजित करना। तो पेरेंट टीचर फोरम जो है या पेरेंट्स फोरम जो रहेगा उसका उद्देश्य ये होता है टू एक्सटेंड सपोर्ट एंड गिव कंस्ट्रक्टिव सजेशन टू स्कूल, सहायता प्रदान करना और विद्यालय को रचनात्मक सुझाव देना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ, व्हाट एसेंशियल क्वालिटी ऑफ टीचर स्कूल बी असेस्ड ड्यूरिंग इंटरव्यू, साक्षात्कार के दौरान अध्यापक में निम्नांकित में से किस गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए? सब्जेक्ट नॉलेज एंड सेंस ऑफ ह्यूमर,
विषय का ज्ञान और हास्य विनोद भाव, गुड कम्युनिकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, उत्तम संप्रेक्षण और आलोचनात्मक चिंतन, पेशेंस यानी कि धैर्य, इंटरेस्ट इन टीचिंग यानी अध्यापन में रुचि। आप सोचकर बताइए कि टीचर के अंदर किस चीज का आप टेस्ट करोगे जब आप उसको इंटरव्यू ले रहे होगे तब। हम टीचर के अंदर मेन चीज़ क्या देखते हैं, एक तो पेशेंस तो उसके अंदर होना ही होना चाहिए, लेकिन इनके अलावा भी उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना चाहिए और उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा उत्तम संप्रेक्षण और समालोचनात्मक चिंतन। अध्यापन में रुचि भी हो, धैर्य भी हो, विषय का ज्ञान भी हो, सेंस ऑफ ह्यूमर भी ठीक हो, बट सबसे ज़्यादा आप क्या देखोगे, हम यही देखेंगे कम्युनिकेशन कैसा है, सही तरीके से वर्ड प्रोनाउंस कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी मेरा एक फ्रेंड इंटरव्यू देने गया था, तो उससे बोलते टाइम एक वर्ड थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, तो उस वर्ड के ऊपर नीचे होने के चक्कर में उससे वहीं पर उसे रियलाइज़ करा दिया था कि आपका कम्युनिकेशन स्किल लो है, यानी उसने क्षेत्रीय भाषा का शब्द यूज़ कर दिया था, जबकि उसी शब्द को हम हिंदी में कुछ अलग तरीके से बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, द प्रोजेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन, परियोजना विधि निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? एक्सप्लोरेशन के आधार पर, अन्वेषण, एक्सपेरिमेंटेशन यानी प्रयोग के आधार पर, लर्निंग बाय डूइंग, कार्य निष्पादन के माध्यम से अधिगम, कलेक्शन ऑफ डाटा, दत्त आकलन के आधार पर। जो प्रोजेक्ट मेथड है वो बेस्ड होती है लर्निंग बाय डूइंग, कार्य निष्पादन के माध्यम पर, जिसे हम बोलते हैं हैंड्स ऑन एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 68 है, व्हाट इज मीन्ड बाय इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, अनुदेशात्मक सामग्री मूलतः क्या है? अनुदेशात्मक सामग्री ऐसी है जो कक्षा कक्ष में प्रयुक्त की जाती है। इट इज टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल यूज्ड इन क्लासरूम, बिल्कुल सही है। ये कक्षा कक्ष में प्रयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं है। हार्डवेयर, ये भी नहीं होगा। टेस्टिंग मटेरियल, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 69, हाउ द क्लासरूम एनवायरनमेंट शुड बी कंड्यूसिव फॉर लर्निंग, कक्षा का माहौल किस प्रकार अधिगम में सहायक होगा? फर्स्ट ऑप्शन है वेल वेल वेंटिलेटेड क्लासरूम, कक्षा में उत्तम वातायन, सपोर्टिव एंड नॉन थ्रेटनिंग, कक्षा का माहौल सहयोगात्मक और बहरहित होना चाहिए, क्लासरूम शुड बी इक्विपाइड विथ एविएट्स, कक्षा में श्रव्य दृश्य उपकरण उपलब्ध होना चाहिए, कंफर्टेबल फर्नीचर, आरामदेह फर्नीचर होना चाहिए। ये प्रीवियस शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, कक्षा का माहौल हमेशा सहयोगात्मक हो और भयरहित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, द एसेंशियल एलिमेंट मेंशन इन एनईपी 2020 विथ रिगार्ड्स टू प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित अनिवार्य तत्व कौन सा है? किंडरगार्टन स्कीम, किंडरगार्टन योजना, फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, प्रकार्यात्मक साक्षरता और संख्या ज्ञान, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्री प्राइमरी शिक्षा। तो मैंने पहले ही बताया है एनईपी 2020 फोकस करती है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की ओर, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, और इसके लक्ष्य हमें 2025 तक प्राप्त करना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 71, द फॉलोइंग डिसेबिलिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन फंक्शनिंग ऑफ मसल्स कोऑर्डिनेशन ड्यू टू डैमेज इन ब्रेन, निम्नांकित में से कौन सी दिव्यांगता मस्तिष्क के विकार के कारण पेशी से संयोजन के कार्य नहीं करने का उदाहरण है? यानी हाथ पैर काम नहीं करते, मसल्स आपकी कोऑर्डिनेट नहीं हो पाती हैं, एक दूसरे से सामंजस्य नहीं बैठा पाती। तो ऐसा किस में होगा? ऑटिज्म में होगा, ड्वार्फिज्म में होगा, लोकोमोटर डिसेबिलिटी होगा, या सेरिब्रल पैलिसी में होगा? तो ये जो चीज़ है वो होती है सेरिब्रल पैलिसी में। प्रमस्तिष्क घात होता है, यानी मस्तिष्क के एक पॉइंट है जहाँ से ये मसल्स कोऑर्डिनेट होती हैं, वहाँ पे किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस वजह से फिर हमारे जो मसल्स कोऑर्डिनेशन है वह डैमेज हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 72, व्हाई इज ऑफन द चिल्ड्रन विथ मेंटल इलनेस रिफ्यूज टू सीक प्रोफेशनल हेल्प इन स्कूल,
मानसिक रुग्णता से ग्रसित बालक अक्सर स्कूलों में व्यावसायिक मदद लेने से क्यों मना कर देता है? कोई बच्चा हो सकता है जिसको मानसिक रूप से किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसको टेंशन हो रही हो या उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हो, डिप्रेशन में हो, एंजाइटी हो रही हो, लेकिन इस चीज़ को बच्चे किसी को बताते नहीं हैं, किसी प्रोफेशनल की हेल्प नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि उन्हें इस बात का डर होता है, अगर किसी को पता चल गया कि इसको मेंटली थोड़ी बहुत ही समस्या है, तो लोग उसको पागल घोषित कर देंगे, उसके ऊपर एक तरह से कलंक लग जाएगा, एक लांछन लग जाएगा कि यार ये बच्चा तो मेंटल है, ये साइको है, इसका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा। तो इस स्टिग्मा के चलते हुए बच्चे व्यावसायिक मदद लेने से इनकार कर देते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। हाउ कैन यू मेक कम्युनिटी एज लर्निंग सेंटर? आप समुदाय को किस प्रकार अधिगम केंद्र में परिवर्तित कर सकते हैं? बाय ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी सर्वे प्रोग्राम्स बाय स्कूल चिल्ड्रन, स्कूली बच्चों द्वारा सामुदायिक सर्वेक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, विजिटिंग ऑफ पेरेंट्स टू स्कूल, माता पिता का स्कूल में आगमन, विजिट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन टू पार्क, स्कूली बच्चों का पार्क का दौरा, थ्रो सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स, सेमिनार या कार्यशालाओं का आयोजन। देखिए समुदाय को अधिगम केंद्र में कैसे परिवर्तित कर पाएंगे हम? बाय ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी सर्वे प्रोग्राम बाय स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल के बच्चों के द्वारा किसी भी प्रकार का सर्वेक्षण हो सकता है, विलेज सर्वेक्षण हो सकता है, गांव में किसी चीज़ को लेकर सर्वेक्षण होता है कि बीपीएल वाले कितने हैं, कितने ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड नहीं बना है, या कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ से पलायन कर गए हैं। तो किसी भी प्रकार का सर्वे आपकी कम्युनिटी को लर्निंग सेंटर बना सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। A local visit to hospital by school children can be the best example of। स्कूली बच्चों का स्थानीय अस्पताल में जाना निम्नांकित में से किसका उदाहरण हो सकता है? होम स्कूल रिलेशन का, गृह विद्यालय संबंध, सोशल सर्विस समाज सेवा का, प्रोजेक्ट वर्क परियोजना कार्य, स्कूल कम्युनिटी रिलेशन स्कूल समुदाय संबंध। तो ये किसका संबंध रहेगा, किसका एग्जाम्पल रहेगा? ये स्कूल कम्युनिटी रिलेशन का एक एग्जाम्पल रहेगा, स्कूल समुदाय संबंध का रहेगा। आप बच्चों को स्थानीय अस्पताल में ले जा रहे हैं। हम जब स्कूल टाइम में थे तो एक बार हमको पुलिस स्टेशन ले गए थे, ये बताने के लिए कि वहाँ पे किस तरह से काम करते हैं, कौन कौन से कहाँ एफआईआर लिखी जाती है, जो कैदी होते हैं उनको कहाँ रखा जाता है, गन्स जो होती हैं उनमें बुलेट्स किस तरह से डाली जाती हैं, लोड कैसे किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें। अगला है क्वेश्चन नंबर 75। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी डिसऑर्डर आर रिलेक्टेंट। दुश्चिंता विकार से पीड़ित अधिकांश बालक निम्नांकित में से क्या करने में हिचकिचाते हैं? जो एंजाइटी से ग्रसित बच्चे हैं वो किस चीज को करने में हिचकिचाएंगे? टू मीट फ्रेंड्स, दोस्तों से मिलने में, रीड एंड राइट, पढ़ने लिखने में, टू सीक प्रोफेशनल हेल्प, व्यावसायिक सहायता प्राप्त करने में, टू फोकस ऑन एग्जामिनेशन, परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करने में। तो ये लोग किस में हिचकिचाते हैं? ये व्यावसायिक सहायता प्राप्त करने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि इन्हें डर रहता है कि इन पर एक मेंटल होने का या पागल होने का लांछन लग सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। इसका हिंदी यहाँ पर है लेकिन आपको इंग्लिश में ही समझ में जाएगा, हिंदी की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिगमंड फ्राइड इन साइकोलॉजी? साइकोलॉजी में सिगमंड फ्राइड का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? सिगमंड फ्राइड को जाना जाता है साइको एनालिसिस थ्योरी के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 77। द चिल्ड्रन इन्वॉल्व इन कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम इरेविबली डेवलप। सामुदायिक सेवा में संलग्न बालक में निरपवादतः निम्नांकित में से क्या विकसित होता है? सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, अपनत्व की भावना, सेटिस्फैक्शन यानी संतोष, प्राइड फीलिंग्स, गर्व की भावना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उत्तरदायित्व। तो जो बच्चे हैं, जो ऐसे बच्चे जो कम्युनिटी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप होता है, अपनत्व की भावना का विकास हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। व्हाट कुड बी द वार्निंग साइन ऑफ मेंटल इलनेस अमंग स्टाफ इन स्कूल? स्कूल में स्टाफ में मानसिक रुग्णता का विलक्षण क्या है?
कौन सी लक्षण से हमें पता चलेगा कि इसको मेंटली थोड़ी बहुत समस्या है? एग्रेशन यानी आक्रामक स्वभाव, आइसोलेशन विलगित रहना, मूड स्विंगिंग मनोदशा में अकस्मात बदलाव, आर्ग्यूमेंटेटिव तर्क प्रिय होना। तो जो मेंटल इलनेस वाला व्यक्ति होगा उसका मूड स्विंग होगा, मनोदशा में अकस्मात बदलाव होगा, बार बार उसका ध्यान इधर से उधर उधर से इधर हो चलेगा, ठीक है, दिमाग उसका स्थिर नहीं रहेगा, एकदम से बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा, एकदम से उछलने कूदने लगेगा इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट डू यू मीन बाय मेगासेफेली विथ रेफरेंस टू मेंटल हेल्थ? मेगासेफेली या मैक्रोसेफेली में क्या होता है कि जो आपका सिर है, जो आपका हेड है, इसका साइज बढ़ जाता है, बड़ा दिमाग कह सकते हैं कि दिमाग का साइज बड़ा हो जाता है, लार्ज साइज हेड। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, इमोशनल सपोर्ट विल गो अ लॉन्ग वे टू अंडरस्टैंड ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल। संवेगात्मक सहयोग स्कूल में बालकों के किस चीज़ को समझने में बहुत सहायक होगा? मेंटल हेल्थ इशू, लर्निंग इशू, पर्सनल प्रॉब्लम या सोशल प्रॉब्लम, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, अधिगम की समस्याएं, व्यक्तिगत समस्याएं या सामाजिक समस्याएं। संवेगात्मक सहयोग ये हेल्प करेगा हमें समझने में मेंटल हेल्थ इश्यूज, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को, इसलिए बच्चों को मेंटल सपोर्ट की बहुत आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 81 है, द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट इन स्कूल इज। स्कूलों में आकलन का मुख्य प्रायोजन क्या है? टू गेज लेवल ऑफ लर्निंग एंड रेमेडिएशन, अधिगम स्तरों की जांच करना और उपचार। टू मेजर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द स्टूडेंट, विषय की समझ के स्तर का मापन। टू असेस नॉलेज लेवल, ज्ञान के स्तर का मूल्यांकन। टू नो द एटीट्यूड, अभिवृत्ति को जानना। आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है विषय के स्तर की समझ। टू अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द सब्जेक्ट, विषय को किस स्तर तक समझा गया है ये हम आकलन में मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल इज जनरली एक्सेप्टेड इन स्कूल। स्कूलों में सामान्यतः स्वीकृति नेतृत्व शैली निम्नांकित में से कौन सी है? किस प्रकार की लीडरशिप स्कूल में चलती है? और शिफ्टों में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप, लोकतांत्रिक नेतृत्व, ऑथोरिटेटिव लीडरशिप, सत्तात्मक नेतृत्व, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, परिवर्तनकारी नेतृत्व, सर्वेंट लीडरशिप, मालिक नौकर संबंध सदृश नेतृत्व। स्कूलों में चलती है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, परिवर्तनकारी नेतृत्व, जिसमें मोटिवेट होना, इंस्पायर होना, थिंकिंग बियॉन्ड सेल्फ सेल्फ क्या बोलते हैं, सेल्फ लाभ, सेल्फ बेनिफिट, और एक विजन होना चाहिए बेटर डेवलपमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज द रोल ऑफ टाइम टेबल इन स्कूल। विद्यालय में समय सारणी की क्या भूमिका है? टू कंप्लीट सिलेबस इन टाइम, समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना। टू कंडक्ट एग्जामिनेशन ऑन टाइम, समय पर परीक्षाएं आयोजित करना। टू एग्जीक्यूट ऑल इंटेंडेड प्रोग्राम इन ऑर्डरली मैनर, सभी आशित कार्यक्रमों को व्यवस्थित ढंग से कार्यान्वित करना। टू कैरी आउट को स्कोलेस्टिक एक्टिविटीज से अध्ययन कार्यकलाप का निष्पादन करना। टाइम टेबल का रोल होता है कि सारी चीज़ों को सही तरीके से चलाना। तो टू एग्जीक्यूट ऑल इंटेंडेड प्रोग्राम्स इन ऑर्डरली मैनर, राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ प्रिंसिपल इन स्कूल मेक एफिशिएंट लीडर। स्कूल में प्राचार्य में निम्नांकित में से किस गुण के विद्वान होने के फलस्वरूप वह कुशल नेता हो पाता है? सिस्टमेटिक प्लान यानी व्यवस्थित योजना, पेशेंस धैर्य, सिंपैथी सहानुभूति, फ्यूचर विजन भावी दृष्टि। तो सारी ही चीजें होना चाहिए, लेकिन इनमें से ही और कौन सी ऐसी चीज होना चाहिए? तो इनमें से हल्का सा आलस आ गया था, लंबी वीडियो हो जाती है तो थोड़ा सा ऐसा लगने लगता है। फ्यूचर विजन होना चाहिए स्कूल में, प्राचार्य के पास क्या होना चाहिए? इस एक फ्यूचर विजन होना चाहिए, भावी दृष्टि होना चाहिए कि यार मुझे स्कूल को यहाँ से वहाँ तक ले जाना है, स्कूल के बच्चों को यहाँ से उधर तक ले जाना है, स्टाफ को यहाँ से वहाँ तक ले जाऊँगा।
हालांकि स्टाफ के बारे में तो बहुत ही कम प्रिंसिपल हैं जो सोचते हैं। स्टाफ को तो बिल्कुल ऐसा मानते हैं कि इसे तो बस काम देते जाओ देते जाओ देते जाओ। द डायरेक्टिव लीडर इन स्कूल ऑलवेज कमांड। स्कूल में निर्देशात्मक नेता निम्नलिखित में से क्या आदेश देता है? डायरेक्टिव लीडर क्या करेगा? डू वोट आई से, करो जैसा मैं कहता हूँ, बिल्कुल। लेट अस डू क्विकली, डायरेक्टिव खुद नहीं करता, दूसरों से कराता है। आई नो यू कैन डू इट, ये दूसरों को मोटिवेट भी नहीं करता। डू इमीडिएटली, ये कह सकता है, लेकिन ये ज़्यादा सही है। डू वोट आई से, करो जैसा मैं कहता हूँ, इसमें निर्देश दे रहा है सामने वाला अपन को। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंस्टीट्यूशनल प्लान इन स्कूल? विद्यालयों में संस्थानिक योजना से आपका क्या तात्पर्य है? प्लान टू प्रोवाइड फंड टू स्कूल, स्कूल में निधियां प्रदान करने की योजना। इट इज अ रिस्पेक्टिव प्लान फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्कूल, यह विद्यालय के चतुर्दिक विकास के लिए बनाई गई संदर्शी योजना है। प्लान फॉर रिक्रूट टीचर इन टाइम, समय पर शिक्षकों की नियुक्ति करने संबंधी योजना है। प्लान फॉर स्पोर्ट एक्टिविटीज, खेल कूद की गतिविधियों से संबंधित योजना है। जो इंस्टीट्यूशनल प्लान होते हैं एक स्कूल के अंदर, ये क्या करते हैं? इट इज इट्स परस्पेक्टिव प्लान फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट स्कूल, यह विद्यालय के हर प्रकार के विकास के लिए बनाई गई योजनाएं होती हैं। देखो, इंस्टीट्यूशनल प्लान होगा, ईयर प्लान होगा, टाइम टेबल होगा, ये सारे विद्यालय के विकास के लिए ही बनाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ मॉर्निंग असेंबली इन स्कूल? स्कूल में जो मॉर्निंग असेंबली होती है उसका पर्पस क्या होता है? प्रेयर यानी प्रार्थना कराना, टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन, एकाग्रता में सुधार, टू प्रमोट सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन को बढ़ावा देना, टू डेसिमिनेट स्कूल इंफॉर्मेशन, स्कूल से संबंधित सूचना का प्रसार करना। मॉर्निंग असेंबली का काम एक तो होता है मॉरल डेवलपमेंट का, और दूसरा इसका काम होगा सेल्फ डिसिप्लिन का, आत्म अनुशासन को बढ़ावा देना। अगला है क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल डेवलपमेंट प्लान? अब स्कूल डेवलपमेंट प्लान आ गया। विद्यालय विकास योजना का क्या उद्देश्य है? टू क्रिएट हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट इन स्कूल, विद्यालय में स्वस्थ संगठनात्मक माहौल तैयार करना। टू कैटर टू द नीड ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। टू मेक प्रोविजन फॉर एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्स, पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का प्रावधान करना। टू डेवलप स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, विद्यालय की अवसंरचना को विकसित करना। इसका जो मेन काम होता है स्कूल में स्वस्थ संगठनात्मक माहौल तैयार करना, हेल्दी ऑर्गेनाइज्ड क्लाइमेट स्कूल में तैयार करना, ये स्कूल डेवलपमेंट प्लान का कार्य रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन इन स्कूल? पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का क्या रोल होता है? मोबिलाइजेशन ऑफ फंड, निधियां जुटाना, पार्टिसिपेटरी अप्रोच, सहभागी उपागम, सोशल सर्विस, समाज सेवा करना, फॉल्ट फाइंडिंग विद स्कूल, स्कूल का छिंद्रान्वेषण। तो जो पीटीए होता है पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, इसका रोल होता है पार्टिसिपेटरी अप्रोच, सहभागी उपागम, मतलब साथ मिलकर स्कूल के विकास के लिए कुछ सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्राइमरी नाइबरहुड स्कूल? पड़ोस स्थित स्कूल के संयुग्मन का क्या लाभ है? टू ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स, खेलकूद कार्यक्रमों का आयोजन। टू कंडक्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन। टू कंडक्ट कॉमन एक्टिविटीज, सामान्य कार्यकलापों का आयोजन। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, संसाधनों की साझेदारी और ज्ञान विनिमय। बड़े के स्कूल का क्या काम रहेगा? अगर जैसे आपके आसपास कोई स्कूल है तो उनसे आप रिसोर्स शेयर कर सकते हो, नॉलेज को एक्सचेंज कर सकते हो, दोनों ही काम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन इज, शिक्षा का मुख्य प्रायोजन है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, स्व रूपांतरण, अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट, माहौल की सचेतना, टू अर्न लिवलीहुड, आजीविका अर्जित करना, टू गेन नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना। जो मेन पर्पस होता है एजुकेशन का वो होता है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, खुद को रूपांतरित करना, खुद में परिवर्तन करना।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। व्हाट इज न्यू करिकुलम डिजाइन एज पर एनईपी 2020? एनईपी 2020 के अनुसार नया डिजाइन कौन सा था? 5+3+3+4 वाला था। अगला है क्वेश्चन नंबर 93। एनईपी 2020 फोकस्ड ऑन फॉलोइंग मेन इश्यूज विद रेफरेंस टू प्राइमरी एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में मुख्यतः किस बात पर बल दिया गया? फर्स्ट है टू एस्टेब्लिश प्राइमरी स्कूल इन ऑल रूरल एरियाज, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना। टू अचीव फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन बाय 2025, वर्ष 2025 तक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना। टू अचीव फंक्शनल लिटरेसी न्यूमरेसी बाय 2030, 2030 तक प्रकार्यात्मक साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य को प्राप्त करना। टू अचीव फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी बाय 2025, वर्ष 2025 तक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करना। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था कि 2025 तक फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी को प्राप्त करना, जिसे FLN के नाम से जाना जाता है। मिशन अंकुर एंड निपुण भारत मिशन इसी के भाग है। क्वेश्चन नंबर 94। NCF 2005 मेनली फोकस्ड ऑन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में मुख्यतः किस बात पर बल दिया गया है? एक्टिविटी सेंटर्ड लर्निंग, कार्यकलाप केंद्रित अधिगम, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ, ज्ञान को जीवन से जोड़ना, एवीएट्स बेस्ड टीचिंग, श्रव्य दृश्य उपकरण आधारित शिक्षण, ICT यूजेज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग। NCF 2005 में लर्निंग विदाउट बर्डन, कनेक्टिंग नॉलेज टू रियल लाइफ या आपकी लाइफ से जोड़ना, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की गई थी। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। अकॉर्डिंग टू RT एक्ट 2009, नो डिटेंशन सिस्टम इज एप्लीकेबल। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कोई प्रगतिरोधक व्यवस्था निम्नांकित में से किस मामले में लागू है? अप टू क्लास 8 तक, कक्षा 8 तक किसी प्रकार से बच्चे को नहीं रोका जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96। would be the minimum instructional hours per week prescribed for teachers as per RT Act 2009? तो 45 घंटे का जो समय है उसका निर्धारित किया गया है। 97। Who coined the term first time child centered education? बाल केंद्रित शिक्षा का सबसे पहले प्रतिपादित किसने किया था? तो बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में जॉन डीवी ने भी बात की है, रूसो ने भी बात की है, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर जॉन एडम्स दिया हुआ है। जॉन एडम का आपने पढ़ा होगा कि पाठ्यक्रम के दो बाइपोलर बताए इन्होंने, एक पाठ्यक्रम को बाइपोलर बताया हुआ है, एक स्टूडेंट और एक टीचर। या लर्निंग को बाइपोलर, एजुकेशन को बाइपोलर बताया है। हाँ, एजुकेशन या जो लर्निंग है ना वो बाइपोलर एक्टिविटी है। एजुकेशन जिसमें एक टीचर होता है और एक स्टूडेंट होता है, दोनों के साथ चलती है। ऑफिशियल आंसर की में इसका राइट आंसर जॉन एडम दिया है, हालांकि जॉन डीवी ने भी बात करी है इसके बारे में और सबसे पहले शायद रूसो ने ही दिया है, रूसो ही आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को फिलहाल रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन? कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन का अध्यक्ष जो था वो SM सैडलर था। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 99। व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम? करिकुलम का मुख्य प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ जॉय, आनंद का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड ओरिएंटेड, बालोन्मुखी सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनिपुलेशन, छल आयोजन का सिद्धांत। जो मेन प्रिंसिपल है करिकुलम का वो है फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपका जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बच्चे के अनुसार, समय के अनुसार उसमें परिवर्तन हो जाना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 100। प्रोहिबिशन ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल इंक्लूडेड इन विच सेक्शन ऑफ RT एक्ट 2009? गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों का निषेध शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा के अंदर शामिल है? देखो, जो सेक्शन नंबर 21 है ये बात करता है SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में। ठीक है, सेक्शन 4 जो है, सेक्शन 4 ये कहता है कि बच्चे की एज के अकॉर्डिंग आप बच्चे को एडमिशन दे दोगे, एज के अकॉर्डिंग आप उसको एडमिशन दे दोगे।
जैसे अगर कोई बच्चा कभी स्कूल नहीं आया और डायरेक्ट वो 8 साल का होने के बाद स्कूल आता है, तो उसकी एज के हिसाब से उसे आप 3rd क्लास में एडमिशन दे दो। सेक्शन 11 जो है, सेक्शन 11 बात करता है कि प्री प्राइमरी वाले बच्चों के लिए आंगनबाड़ी होना चाहिए। ठीक है, कौन सा बच्चा? सेक्शन 19 बच्चा। तो हम इस हिसाब से सेक्शन 19 टिक कर देंगे। लेकिन सेक्शन 19 जो है यह विद्यालय के मानक निर्धारित करता है। विद्यालय के मानक मतलब कि स्टैंडर्ड, आपके विद्यालय में क्या क्या चीजें होना चाहिए, आपके विद्यालय में क्या क्या चीजें होना चाहिए, जैसे पुस्तकालय होना चाहिए, प्रयोगशाला होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, पर्याप्त कक्ष होना चाहिए, स्टाफ की बैठने की व्यवस्था होना चाहिए, पेयजल होना चाहिए, ये सारी चीजें होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जो लिखा है कि गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों का प्रतिषेध, इसके लिए दंड का प्राधिकरण वो दिया है सेक्शन 18 में। सेक्शन 18 ये कहता है कि यदि कोई विद्यालय बिना मान्यता के चल रहा है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो अब ऑफिशियल आंसर की में इन्होंने क्वेश्चन नंबर 19 टिक कर दिया, सॉरी ऑप्शन नंबर 19 को ही सही आंसर माना है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 19 नहीं, सेक्शन 19 को सही आंसर माना है, क्योंकि सेक्शन 18 ऑप्शन में है नहीं है। ठीक है, तो आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, कौन सा सेक्शन किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। सेक्शन 18 इसका करेक्ट आंसर हो सकता था, लेकिन अगर 18 नहीं दिया है तो हम एग्जाम में 19 टिक करके आएंगे। चलो, तो ये हमारे बाल विकास के सारे जो 60 क्वेश्चन है वो कंप्लीट यहाँ पर हो गए हैं। एक क्वेश्चन आपका डाउट वाला गया है, क्वेश्चन नंबर 97, तो उससे हम फिर कभी देखेंगे, और कुछ जब पता चलेगा उसके बारे में तो वहाँ पर उसको डिस्कस कर लेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।